प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मंथली असाइनमेंट दिसंबर का। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें फिजिक्स का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। 11वीं क्लास का दिसंबर माह का असाइनमेंट है। कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो धैर्य बना के आपको शांति से बैठे रहना है और शांति से देख लेना, समझ लेना। पूरा फिजिक्स समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ यूनिट। तो यूनिट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, निम्नलिखित में से किसी इकाई की विशेषता क्या होती हैं। तो देखिए, इकाई जो है ये मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि पूरे संसार में वो इकाई एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसका बाद मस्ट बी इरिवर्सिबल एज वेल डिफाइंड, यानी कि ये क्या होना चाहिए, अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। और तीसरा है इसमें, इस मस्ट बी सूटेबल साइज एंड ईजिली अवेलेबल, यानी कि इसका आकार सही होना चाहिए और ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें इसकी खासियत हैं और इसीलिए इसका उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, याद रखना है आपको, अगर अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हैं तो उसकी पीडीएफ फाइल 8469022568 पर भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशंस कर दिया जाएगा 568 पे, ठीक है। तो ये नंबर मैं कई बार बता चुका हूँ, 8469022568, ठीक है। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है। इसमें पूछा गया आपसे, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यानी कि प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेप का कोण क्या हो सकता है। तो आपको पता होगा, रेंज का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ठीक है, साइन टू थीटा अपॉन में जी। तो यहाँ पर इस टू थीटा की जगह ऐसा क्या होना चाहिए जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 आ जाए तो हो सकता है ऐसा। तो साइन थीटा का मान 1 कब आएगा, जब साइन 90 डिग्री हो। और साइन 90 डिग्री अगर हम लिखते हैं तो ये 180 हो जाएगा और 180 आपका गलत हो जाएगा। तो साइन 90 लाने के लिए कितना होना चाहिए, टू थीटा, यानी कि टू थीटा बराबर 90 है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90/2, यानी कि 2 से काट दोगे तो 45 डिग्री अगर हम थीटा रखते हैं तो 90 आ जाएगा साइन थीटा, है ना। तो हमारा 45 जो है मान ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशंस। तो किसके डायमेंशन सेम होते हैं, सभी को पता होगा अगर आपने ढंग से डायमेंशंस याद किए होंगे। तो इम्पल्स एंड मोमेंटम, यानी कि संवेग और आवेग दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। दोनों की विमाएँ सेम होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, ए पर्सन सिटिंग इन ए कार moving at constant velocity throws a ball vertically up into the air, the ball will fall। यानी कि ये बोल रहा है कि एक समान वेग से चलती हुई कार में बैठा एक व्यक्ति गेंद को हवा में उछालता है ऊपर की तरफ, तो गेंद कहाँ गिरेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप चलते हुए, आप खुद भी चल रहे हैं, अगर कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं, आपके हाथ में बॉल है, आप उसको उछालते हैं तो वापस आप चाहे कितने भी कांस्टेंट स्पीड से चलें, आपकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वो बॉल कितना आपके आगे आपके हाथ में ही गिरेगा, आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो बॉल आपके पीछे गिरेगी, या आपकी स्पीड कम होगी तो बॉल आपसे आगे गिरेगी, यानी कांस्टेंट स्पीड है तो बॉल आपके हाथ में ही गिरेगी। सिंपल है। तो आपने देखा भी होगा कई बार क्रिकेट वगैरह खेलते हुए बॉल उछालते हो चलते चलते, और आपके बॉल हाथ में ही गिरती है, ये नहीं कि दूसरे के पास चली जाती है, आपके पीछे गिर जाती है। तो गेंद फेंकने वाले के व्यक्ति के हाथ में ही गिरेगा, यानी कि एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, जिसने इसको फेंका उसी के हाथ में गिरेगा। उसका पांचवा जो क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का यूनिट आपको सभी को पता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन तो कोई है ही नहीं। तो न्यूटन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है। फोर्स इक्वल्स टू होता है हमारा, एक और रिलेशन होती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास जो होता है हमारा न्यूटन होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन पर और न्यूटन की जगह हम क्या कर लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास आंसर है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा फोर्स का, ठीक है, ऐसा ही यूनिट। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व्स गिव्स, यानी कि वेग समय का ग्राफ जो है वो क्या देता है। तो हमें एक्सेलरेशन देता है, यानी कि वो त्वरण देता है। आपने भी ये बनाया होगा ग्राफ, आपको याद भी होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, सॉरी, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली
फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। तो हमें पता होता है कि एक वर्टिकली डायरेक्शन में जब भी कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंको, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जी आपका बल लगा रहता है। अगर इससे आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो आपका बल नेगेटिव हो जाता है, अगर आप इसी की तरफ आते हो तो आपका जो फोर्स होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ आ गई। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो है यू दे रखा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो दे रखा है, प्रोजेक्टेड चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है आपको, जो कि 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, और आपको पता होगा कि टाइम यहाँ पर जिस क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको दे रखी है। अब वर्टिकली डायरेक्शन में करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जी का जो मान है वो ऊपर की तरफ नेगेटिव चला जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ए की जगह एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो हमारे को यहाँ पे जी तो दे रखा है, जी का मान रख लेंगे। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू, क्योंकि जी दे रखा है और जी और ए हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हमारा जी हो जाएगा। तो एस इक्वल्स टू यू टी, यू कितना है आपका 20 दे रखा है, और टी कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 20 × 2। अब यहाँ पे देखिए जी का मान नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बॉल जब आपका ऊपर फेंका जाएगा तो जी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस वाला साइन जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और ए की जगह एक्सेलरेशन जो है आपका, जो हम जी लेंगे जो कि दे रखा है, तो 10 × 10 कर देंगे, और टी का जो स्क्वायर है इंटू टी, टी आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 10 × 2। 10 × 2 कितना होता है 20, और यहाँ पे 20 × 2 40, तो 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। तो 20 हमारा आंसर है। तो हमारा 20 मीटर जो है हमारा पास एस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया आपको। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सभी को पता होगा एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्थैतिक घर्षण होता है, जो किसी वस्तु को हमेशा रेस्ट में यानी कि रेस्ट में रखना चाहता है, यानी कि उसको हिलने नहीं देना चाहता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की ये खासियत होती है, और यही इसका सेल्फ एडजस्टिंग, वो खुद को एडजस्ट करता है कि ताकि वस्तु मूव ना कर सके। ठीक है, हिल ना सके। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं ये mv²/r से। तो mv²/r जो हमारा पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ये चला गया और पॉइंट बी तक पहुँचता है, और ये डिस्टेंस जो है 1.5 तय करता है, और फिर रिटर्न करता है बी पॉइंट पे आने के बाद, फिर वापस जाता है ए पॉइंट पे, फिर से 1.5 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट उसी स्थान पर वापस आने से जीरो हो जाती है। तो औसत वेग जो है हमारा शून्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं लिख के बता चुका हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको केवल अपनी बेसिक्स नॉलेज यूज़ करनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है, और विस्थापन जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए और बी से वापस ए पे आ गए तो विस्थापन हो गया शून्य। तो विस्थापन शून्य बटे में समय, चाहे 1 दे रखा हो 2 दे रखा हो, और शून्य में भाग दोगे तो आपके पास भी फिर शून्य आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो कि चूंकि लड़का अपने मूल स्थान पर वापस आता है इसीलिए उसका विस्थापन शून्य होता है, इसलिए औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी जो हमने निकाली वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अपॉन में टाइम कुछ भी हो और जीरो में भाग दोगे तो जीरो आ जाएगा, तो v = 0। ठीक है, यही चीज़ मैंने इंग्लिश में बताई है यहाँ पर। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंस द बॉय रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट ऑफ स्टार्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, देयरफॉर द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पूछा गया है, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर फेंका जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो यह गति की जड़त्व के कारण होता है, यानी इनर्शिया के कारण होता है, और इसे हम इस प्रकार समझा सकते हैं। जब बस अचानक रुकती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विराम अवस्था में
आ जाता है जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है, परिणाम स्वरूप वो आगे की ओर झुक जाता है। यानी कि दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज व्हेन द बस स्टॉप सडनली द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर कम्स टू द रेस्ट ड्यू टू द फोर्स वाइल द अपर पार्ट रिमेन्स इन मोशन एज रिजल्ट वी लीन फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। बालू पर चलना मुश्किल क्यों होता है? चूंकि रेत के कणों छोटे छोटे दाने होते हैं, सभी को पता है। जब हम रेत के ऊपर चलते हैं तो दाने भी हिलते हैं, यानी कि आप जब रेत पे देखोगे, कभी भी आप चलोगे तो आपका पैर से जो मिट्टी जाएगी वो पीछे की तरफ चली जाती है। इस प्रकार हमारे पैरों और रेत के मध्य बहुत ही कमज़ोर प्रतिरोधक या घर्षण बल लगता है, बहुत ही कम होता है क्योंकि रेत पीछे चली जाती है और घर्षण बल कम होने के कारण रेत पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मतलब हम रेत पे नहीं चल सकते। इससे हमारे लिए सड़क पर या फुटपाथ पर चलना चलना रेत पर चलने के से ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सड़क या फुटपाथ की तुलना में रेत पर चलना ज़्यादा कठिन होता है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सिंस सैंड पार्टिकल्स आर टाइनी ग्रेन्स व्हेन वी वॉक ऑन इट द ग्रेन्स ऑल्सो मूव्स। यानी कि ग्रेन्स भी पीछे की तरफ मुड़ते हैं, मतलब चलते हैं धक्के से, हमारे पैर के धक्के से। दस देयर इज़ अ वीक रेजिस्टिव और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन आवर फीट एंड द सैंड। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड बिकॉज ऑफ द लॉज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दिस मेक्स इट हार्डर टू वॉक ऑन द सैंड देन ऑन रोड और ए साइड वॉक और फुटपाथ। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है वाई डज ए गन रिकॉइल्स व्हेन बुलेट इज़ बीइंग फायर्ड। यानी बंदूक से चलाई जाती है जब गोली तो बंदूक पीछे क्यों आती है? तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक के गोली पर आगे की दिशा में बल लगाती है क्योंकि गोली को आगे भेजना होता है। इसी बल को क्रिया बल कहते हैं और गोली भी पीछे की दिशा में बंदूक पर समान और विपरीत बल लगाती है। इसीलिए जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स यहाँ पे इज हटा देना। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स एक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ एक्शन। द बुलेट ऑल्सो exerts an equal and opposite force on the gun in the backward direction, therefore a gun recoils when a bullet is fired from it। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम डिस्क्राइब्ड बाई वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यानी एम द्रव्यमान के एक कण पर गति वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर द्वारा वर्णित है। कण पर लगने वाले बल का मान आपको निकालना है, या फिर आप कर सकते हैं गति के द्वितीय नियम वास्तविक नियम होता है, इसको सिद्ध करना है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया है, यानी डेरिवेशन करा दिया है। इसमें क्या है, वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दे रखा है। अब हम इसको y जो हमारा दे रखा है तो हम v निकाल लेंगे। v को निकालने के लिए हमें इसका अवकलन करना है, तो dy/dt हो जाएगा और ये स्क्वायर हट के आगे की तरफ आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो ये बनेगा फॉर्मूला, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका u प्लस हाफ जी टी। ठीक है, 2gt ये वाला बन जाएगा इसका समाकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखोगे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस जी टी। तो u प्लस जी टी आ गया, u प्लस जी टी। तो a जो होता है एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, तो d/dt और v की वैल्यू अभी अभी हमने देखी निकाली, u प्लस जी टी है तो u प्लस जी टी रख देंगे v की जगह पे। और यहाँ पर जब इसको हम कर देंगे तो यहाँ पे देखिए टी के सापेक्ष करना है तो u तो हो जाएगा 0 और जो gt है इसमें से t हट जाएगा तो g बचेगा। तो 0 प्लस जी इक्वल्स टू जी होगा। और a हमारा फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास तो हमारा है ही और a की जगह हमें क्या मिला, g मिला, तो हम mg लिख देंगे। तो ये हमारा जो है फोर्स आएगा लास्ट में F इक्वल्स टू m में और m में इक्वल्स टू mg। तो हमारा लास्ट आंसर F इक्वल्स टू mg आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू mg। ये हमारा इसी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज ड्राइव रिलेशन बिटवीन देम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो घर्षण कोण क्या होता है, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र भी आपने देखा होगा। दूसरा है विराम कोण। नत तल पर स्थित किसी पिंड की सीमांत संतुलन की स्थिति में नत तल का क्षैतिज
क्षैतिज से झुकाव जो है वो विराम कोण कहलाता है। अगर हम इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एंगल विच इज मेड बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। और दूसरा जो हम डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द पर्टिकुलर एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट विच ए बॉडी प्लेस जस्ट बिगिन टू स्लाइड। जैसे कि ये तरह है आपका, और यहाँ पर जैसे ही हम रखें तो ये स्लाइड करना शुरू कर जाए तो वो एंगल जो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो आपसे पूछा गया संबंध क्या इन दोनों के, तो घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध, यदि सीमांत घर्षण का गुणांक म्यू से और घर्षण कोण का मान जो है हम अल्फा माने और विराम कोण को हम थीटा माने, तो हमारा जो कोण का जो फॉर्मूला जो म्यू बनेगा, यानी घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है tan अल्फा, जो कि पहला समीकरण, और म्यू बराबर अगर थीटा की कोण को लेते हैं तो म्यू बराबर हो जाएगा tan थीटा, और दोनों ही म्यू की वैल्यू है। अगर दोनों समीकरण से देखें तो tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों म्यू हैं और म्यू की वैल्यू जब ये सेम है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, और जब 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और थीटा। यही अभिष्ट संबंध हमें बताना था। इसका इंग्लिश वर्जन में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ऑलरेडी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दस tan अल्फा इज म्यू। ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट्स मीन्स हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, और दोनों ही म्यू की वैल्यू है तो दोनों म्यू की वैल्यू को हम समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, since both tangent of the angle friction and tangent of angle of repose are numerically equal, यानी कि दोनों म्यू की वैल्यू है each other, we can say that they are both numerically equal to each other, thus यानी कि एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल अल्फा हो जाएगा tan थीटा के मान में, और tan से हटा देंगे तो इक्वल टेंजेंट बोथ साइड में हैं तो इक्वली कर देंगे, हमारे पास थीटा बराबर अल्फा आ जाएगा। यही रिलेशन हमें साबित करना था और जो हमने कर दिया। दिस इज द प्रूफ दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसको भूलें ना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपने एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी करते रहे, इस चैनल से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। थोड़ा शेड्यूल बिजी है, बहुत सारे पेपर्स पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास आ रहे हैं और सभी को सॉल्व करना है और सभी के लिए वीडियोज़ बनाने हैं, और आपके लिए जो मैथमेटिक्स आपका जो है और उसके अलावा आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब सारी चीज़ें सॉल्यूशन मैं देता जा रहा हूँ समय समय अनुसार। जैसे जैसे हमारे पास पेपर आ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है और यही हमारी इच्छा है। आपको वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए, आशा करता हूँ आप जरूर करेंगे। लाइक आपने दबा दिया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी नंबर पर आप पेपर सेंड कर सकते हैं। साफ साफ पेपर भेजें, तभी हम उसका सोल्यूशन बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। सुमान।